शशांक जी आपके पास आऊंगा और फिर अनंत झा साहब आपके पास आता हूं। शशांक जी, क्योंकि आप अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं विदेशी मामलों का। सर, अभी तक हम कह रहे थे कि 4 देश, अब श्रीलंका भी आज श्रीलंका ने भी कह दिया कि ऐसे मामलों में सार्क समिट तो हो ही नहीं सकती ऐसे माहौल में। ईरान ने बलूचिस्तान पे मोर्टार दागे हैं तो, और उसके बाद जिस तरह से अमेरिका का बयान आया है, क्या आपको लग रहा है कि भारत जो चाह रहा था वो हो रहा है और वाकई अलग थलग पड़ रहा है पाकिस्तान और चारों खाने चित होते दिख रहा है? मैं मानता हूं कि भारत के राजनयिकों ने और पॉलिटिकल लीडरशिप ने बहुत प्रयास किए हैं जो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं कि पाकिस्तान को अलग थलग करने में। लेकिन इसमें पाकिस्तान ने भी बहुत इस तरह की बातें करी हैं कि अपने पड़ोसियों के जो विचार रहे हैं उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज करके रखे रहे हैं हमेशा, और आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे। बार बार अफगानिस्तान उनसे कहता रहा, बांग्लादेश ने कई बार कहा, भारत ने कई बार कहा, वो किसी का सुनने का ध्यान नहीं रखते थे, अपने ही तरीके से चले जा रहे थे। तो मेरे ख्याल से अब समय आ गया कि उनको थोड़ा पॉज करके रुकना चाहिए, बजाय इसके कि अपने सारे टेलीविज़न चैनल्स पे वो खाली हाफिज़ सईद जैसे लोगों को पूरा मौका दें अपना बोलने का भारत के ख़िलाफ़ या अपने और प्राइवेट चैनल्स के ख़िलाफ़। तो मेरे ख्याल से ये बात जो है ज़रा पाकिस्तान के नेताओं को या पाकिस्तान के आर्मी को सबको सोचना चाहिए कि वो एक देश की आर्मी है, देश के नेता हैं, और वो इस तरीके के जो पड़ोसी देश हैं उनको पूरे तरीके से डिसरिगार्ड करना बिल्कुल गलत बात है उनके लिए। बिल्कुल। और अनंत झा साहब आपके पास आऊंगा। अनंत झा, क्या लगता है आपको कि डिप्लोमेसी बहुत सही तरीके से रची गई और भारत ने बहुत सही तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट किया और एक चक्रव्यूह रचा जिसमें पाकिस्तान फंस गया और अब आगे और फंसता जाएगा? देखिए, सबसे पहले एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तान के बारे। पाकिस्तान का मानसिक सोच जो है वो एक और बाकी दुनिया के देशों से अलग है। वो 10 बार भी भारत से युद्ध के मैदान में हार जाए तब भी वो परवाह नहीं करेगा। यदि वो भारत को एक बार अपने से आगे माने, अपने से बड़ा माने, अपने को बड़ा भाई माने कि हमसे ज़्यादा डेवलप है, हम ज़्यादा शक्तिशाली है, वो उसको हार मानेगा। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है उसके दिमाग में, ये इसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, इनकी बहुत बड़ी क्षमता है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कि हमारी एक्टिविटीज़ हो रही है, गतिविधियाँ 18 सितंबर के बाद, उसको बड़ी प्रशंसा करने लायक है, क्योंकि पहले किसी सरकार ने शायद इतना नहीं किया होगा। थोड़ा बहुत किया था, पहले सरकारों ने भी इतना नहीं किया था। डिप्लोमेटिक क्षेत्र में, फिर इंडस वाटर ट्रीटीज के क्षेत्र में, और अब मिलिट्री के क्षेत्र में, ये तीनों मिला करके तीन दिशाओं में उन्होंने हमला किया है पाकिस्तान पर, और ये बड़ी अच्छी बात है। और ये जैसे कि सूजन राइस ने डोभाल को फ़ोन पर कहा कि हम आपके साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कुछ 10 साल पहले, 8 साल पहले, 5 साल पहले भी उनकी राय होती, वो सलाह देती कि भाई आपस में बात करके मान जाओ किसी तरह, युद्ध बंद करो, विश्व को खतरा ना हो। लेकिन इस बार वो समझ गई कि नहीं, भारत की गलती नहीं है और भारत को आगे बढ़ना है। तो ये हमने किया। अब हमें एक ही बात का ख्याल रखना है कि उनका जो रिटेलिएशन होगा, बिल्कुल होगा, वो भी उसके बारे में हमें तैयार रहना पड़ेगा। और सारे बॉर्डर में कच्छ से लेकर के वहाँ क्या कहते हैं वो उरी और उसके ऊपर भी, और जब रिटेलिएशन होगा, हम जो रिटेलिएट करेंगे उसके बाद 2-3 अलग अलग जगह एक साथ करें 24 घंटे के अंदर। चलिए, इस बारे में डिफेंस एक्सपर्ट बीडी मिश्रा साहब से राय लेता हूं, जो आप बात बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक जानकारी और देते हुए बीडी मिश्रा साहब आपके पास आऊंगा। जानकारी यह है कि भारत ने पाकिस्तान को तो मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन एक और पाकिस्तान के लिए संकेत बहुत जल्द जाने वाला है, और वो नेवल एक्सरसाइज होने वाला है अरेबियन ओशियन में, और बहुत जल्द यह अभ्यास पाकिस्तान की समुद्री सीमा के पास होगा और अरब सागर का नौसेना का अब तक का सबसे ताकतवर युद्धाभ्यास होगा, जिसमें 35 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां हमारे देश की शामिल होंगी। और इस अभ्यास का नाम डिफेंस ऑफ गुजरात एक्सरसाइज रखा गया। बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा युद्धाभ्यास में काल्पनिक समुद्री हमले से बचाव के उपाय किए जाते हैं, जिसमें युद्धाभ्यास में लड़ाकू, खुफिया और गश्त करने वाले एयरक्राफ्ट भी शामिल होंगे। साथ ही वायुसेना के जैगुआर SUV-30 MKI एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स भी इस युद्धाभ्यास में, मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होंगे। तो बीडी मिश्रा साहब, एक और आईना या एक और संकेत या एक और चेतावनी पाकिस्तान को कि अब भी नहीं सुधरोगे तो बहुत कुछ किया जा सकता है?
देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ के टेररिस्ट हैं, चाहे सलाउद्दीन हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे लखवी हो, मसूद अजहर हो, ये तो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट हैं, उनके आईएसआई के। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट हैं। तो मैं उनकी बात का खौफ नहीं करता हूं, लेकिन जो उनके ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जो उनके वजीर हिफाजत हैं, जो वो न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हैं, तो उनको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। आपको शायद मालूम होगा और पूरी मीडिया को मालूम हो गया है कि जो अटैक हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ये वहां के जो रेगुलर इन्फेंट्री यूनिट्स हैं, जो कि एफडीएल पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉयड हैं, उनके घातक प्लेटूनों ने किया हुआ है। बिल्कुल। और इन लोगों ने अपने उन्हीं वेपन से किया है जो कि रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं। और इसमें अगर इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सकता है, कई जगह वो अटैक करके और पूरी अपने कार्रवाई को पूरा करके और बिना किसी कैजुअलिटी के वापस आ सकते हैं, और इतने शॉर्ट टाइम में और इतने अच्छे प्रिसीशन से, तो इन लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि जब हमारी पूरी माइट इस्तेमाल होगी तो इनके एफडीएल्स का क्या होगा। हमने कुछ खास रिपोर्ट तैयार की है, अभी हम भारत की ताकत दिखाएंगे। थोड़ी देर में हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपके सामने रखेंगे कि भारत की मिसाइल्स और भारत की क्या ताकत है। कुछ खास मिसाइल्स हमने चुनी है जो बताएंगे कि क्या भारत के पास इस वक्त ताकत है। लेकिन उससे पहले बीडी मिश्रा साहब, आपकी बात पूरी हो जाए। बीडी मिश्रा साहब, क्या जैसा कि एनएन झा भी कर रहे थे कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और कर सकता है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, तो आपके हिसाब से तैयारी कैसी होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ जो अभी कार्रवाई हो रही है, मैं समझता हूँ ये सरकार हर एक फ्रंट पर जो पाकिस्तान को आइसोलेट कर रही है, और उसी के साथ साथ बैटल फील्ड पर जो उसको सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, मैं समझता हूँ कि ये इतना अच्छा बंदोबस्त किसी भी तरीके का और कभी भी भारत में नहीं हुआ था। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, इसी के साथ साथ जो हमारे भारत के भीतर जो स्लीपर सेल्स हैं, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सर, सार्क समिट कैंसिल हो गई है। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने सार्क समिट कैंसिल हो गई है। वैसे तो अनऑफिशियली पहले कैंसिल थी, पोस्टपोन हुई थी, लेकिन अब खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि सार्क समिट कैंसिल हो गई है। और दूसरी तरफ रूस का बयान आ रहा है कि आतंकी गुटों को खत्म करे पाकिस्तान ने सार्क समिट स्थगित की है और रूस ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकी गुटों को खत्म करे। तो जो हम कह रहे थे बार बार, उस पर एक और मुहर लगती हुई अब रशिया ने भी साफ कह दिया है कि पाकिस्तान अपने यहां आतंकी गुटों को खत्म करे। मैं आपका कमेंट लूंगा यहां पर। जीवीएल, यहां पर कहा जा रहा था कि कहा जा रहा था कि भारत की तरफ से रशिया ने जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी वो खत्म कर दी पाकिस्तान के साथ, लेकिन रशिया गया। लेकिन अब रशिया ने भी पाकिस्तान को साफ कहा कि आप आतंकवादी गुटों को खत्म करिए। और पाकिस्तान जो सार्क समिट कह रहा था कि हम इंडिया का बिना कर लेंगे, उसने भी पोस्टपोन कर दी। हो सकता है रद्द करने की बात भी आ जाए। गौरव, जो पाकिस्तान को अलग थलग करने के जो प्रयास हैं वो आज से नहीं हो रहे, कई महीनों से ये सिलसिला जारी रहा है। और जिस प्रकार कश्मीर को लेकर पूरे विश्व स्तर में इसको कोई मुद्दा बनाने के लिए जो पाकिस्तान की जो कोशिश थी, पूरे विश्व में डजनों उनके सांसद घूमकर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरफ से गए, लेकिन उनको किसी ने उनकी यहाँ की कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। और पाकिस्तान प्रधानमंत्री की यूएनजीए में जो भाषण है उसमें भी उन्होंने भरपूर कोशिश किया कश्मीर मुद्दा को उठाने के लिए, किसी देश ने उनको संज्ञान में नहीं लिया। और जो विषय हम उठाए, जो उरी को लेकर, उरी की जो घटना को लेकर हम जब पूरे विश्व से बात किए, सबके सब पाकिस्तान को ये नसीहत दिया है, आप टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको बंद करना पड़ेगा। मुस्लिम देश तक इसमें कहीं पीछे नहीं हटे। सऊदी अरेबिया, यूएई, सबके सब, और सारे पड़ोसी देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सबके सब आज पाकिस्तान की जिस प्रकार पाकिस्तान अलग थलग पड़ गई, बिल्कुल अलग थलग पड़ गई। जब पाकिस्तान को स्थगित करनी पड़ी सार्क समिट, तो इसका मतलब है बिल्कुल कोई नहीं है। बिल्कुल जीवीएल, जो आप बात कर रहे हैं। लेकिन मैं शशांक जी आपका एक कमेंट चाहूंगा। शशांक जी, पहले तो पाकिस्तान कह रहा था कि सार्क हम भारत के बिना कर लेंगे। जब एक एक करके सारे देश भारत के साथ आते चले गए, तब अब उन्होंने अपनी समिट यहां पर स्थगित की है। माने सार्क टूट चुका है, या ये कहें कि सार्क देशों में पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है? जिस तरह से पाकिस्तान ने सार्क में अभी तक अपनी कार्रवाई की है, मेरे ख्याल से वो सार्क को तोड़ने के बिल्कुल मोड़ पर ले आया है। और पाकिस्तान ने बहुत जल्दी से अगर इसको सार्क को संभालने के लिए प्रयास नहीं किया
तो मुझे लगता है कि सार्क का जो है अब काफ़ी मुश्किल से इसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल। और रशिया का इस तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट देना कि पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकवादी गुटों को खत्म करे, इसका मतलब रूस ये मानता है कि पाकिस्तान में आतंकवादी हैं। ये बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है पाकिस्तान के लिए, क्या लगता है आपको? जी वो तो है ही बिल्कुल, क्योंकि रूस ने तो हमेशा से भारत को मेंबरशिप दिलवाने का प्रयास किया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ये कह के कि भारत के साथ लेने से आतंकवाद को इस पूरे एरिया में मदद मिलेगी। चीन जो है पाकिस्तान का नाम आगे बढ़ाता रहा, कहता नहीं पाकिस्तान भी मदद कर सकता है आतंकवाद को ख़त्म करने में। तो अब पाकिस्तान ने जिस तरीके के हालात बनाए हैं, मेरे ख्याल से चीन को भी उन्होंने डिसअपॉइंट कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी शीघ्र चीन के यहाँ से भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ऐसा आना चाहिए कि वो आतंकवाद के साथ में नहीं है। चरण सिंह साबरा कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर राज कादियान साहब आपके पास आता हूँ, फिर बीडी मिश्रा जी आता हूँ। चरण सिंह साबरा, आज की मौजूदा स्थिति जो इंटरनेशनली बन रही है उसको देखते हुए मैं एक दो तीन बातें कहना चाहूंगा कि एक तो अभी हिंदुस्तान को प्रयास करना चाहिए कि सार्क माइनस पाकिस्तान वो हमने प्रयास करना चाहिए। ठीक बात हमने बिम्स्टेक और ब्रिक्स को मजबूत करना चाहिए। तीसरी बात कि हमको पाकिस्तान को अपनी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला करके उसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कराना चाहिए पहले अपने देश में। फिर उसके साथ साथ हमको और जो कार्रवाई करनी है, जिस तरह से अमेरिका को कहना है कि उस पर सैंक्शंस लगाए, तो जिस तरह से अमेरिका ने ईरान, सीरिया और सूडान पे सैंक्शंस लगाए, उसी आधार पे पाकिस्तान पे भी सैंक्शन लगाने चाहिए। और साथ ही साथ हमारे जो राजदूत वहां पर हैं उनको बुला लेना चाहिए और हमारे राजदूत जो यहाँ बैठे उनको, इनके एम्बेसडर को वहां भेज देना चाहिए। चलिए देखते हैं सरकार से पूछते हैं क्या ये सब होगा। जीवीएल, क्या ये सब होगा जो बात कांग्रेस कह रही है? ये बनानी चाहिए। बीडी मिश्रा साहब आता हूं आपके पास। जीवीएल, जो कांग्रेस कह रही है क्या ये सब की सोच रही है सरकार? गौरव, सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हर स्तर पर एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से पाकिस्तान पे पूरी तरह दबाव ला रहे हैं। इसमें पार्टी, अलग अलग पार्टियों का सुझाव हो सकता है सरकार के सामने। इसमें कई विषयों पर पहले भी इन द पास्ट ऑल्सो हमने ऐसे कुछ निर्णय किए थे। हो सकता है अभी सरकार के आंकलन में इन सब ऐसे जो स्टेप्स हमने पहले लिए थे उसका किसका कितना असर हुआ, क्या वो दोहराने से फायदा होगा या नए नए प्रेशर पॉइंट्स हमें बनाना चाहिए। क्योंकि इस बार जो कंसिडरेशन लिस्ट में है ऐसा पहले सोचा नहीं गया था। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कभी चर्चा नहीं हुई थी इस देश में। जब हम तीन वार उनसे पाकिस्तान से लड़े तब भी हमने इसका कोई चर्चा नहीं किया था। तो इसलिए पूरे रेंज ऑफ ऑप्शंस को सरकार आंकलन कर रही है। इसमें जो वाटर ट्रीटी तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, उसको तो 10 साल लग जाएंगे। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं ये इमीडिएटली हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हर स्तर पर नहीं, हर स्तर पर हर बात पर चर्चा हो रही है। मैं इतना आपको आश्वासन दे सकता हूं कि पूरे हर सरकार के सामने